अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। टमाटर की फसल से अधिक उपज लेने हेतु रोपण के समय आवश्यक कार्य, फसलों को जानवरों से बचाने हेतु सोलर फेंसिंग यंत्र पर जानकारी, जीरो जुताई यंत्र से गेहूं की बुआई के लाभ और बुआई की तकनीक, टमाटर की जाड़े वाली फसल के लिए जिन किसान भाइयों ने नर्सरी डाली होगी उनके पौध रोपण हेतु तैयार हो गए होंगे। लेकिन आप टमाटर की फसल से भरपूर उपज तभी ले सकते हैं जब आप रोपण की सही तकनीक का प्रयोग करेंगे। इसीलिए टमाटर की सही रोपण तकनीक क्या है, इसकी जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर IN शुक्ला। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टमाटर सब्जी की बहुत ही प्रमुख फसल है। पूरे देश में बहुतायत से उगाई जाती है। बाजार भाव इसका इस समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिसके कारण ये बहुत ही लोकप्रिय है। किसान भाइयों, इस समय मध्यम रूप से मध्यम समय में उगाई जाने वाली टमाटर की प्रजातियों का समय चल रहा है। इस समय जो पौध खेत में हमारी तैयार हो गई है, उनको उखाड़ करके हम मुख्य खेत में लगाते हैं। लगाने से पूर्व हम खेत की तैयारी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। इस प्रकार से हम अपनी सुविधानुसार उसमें क्यारियां बना लेते हैं तथा जल निकास आदि की अच्छी व्यवस्था रखते हैं। जहां तक उर्वरकों की बात है, तो इसमें हम खेत की तैयारी के समय ही 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट खाद को खेत में एकसार मिला देते हैं। अंतिम जुताई के बाद जब हम खेत को समतल कर लेते हैं, तो उससे पहले ही रासायनिक उर्वरकों का भी हम इस्तेमाल इसमें कर लेते हैं। इनमें जो सीमित बढ़वार वाली प्रजातियां हैं, उसमें हम 100 से 150 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। तथा जो असीमित बढ़वार वाली प्रजातियां हैं, उनके लिए हम 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 100 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। इसमें 1/3 नत्रजन की मात्रा, पूरी फास्फोरस और पोटास की मात्रा को हम अंतिम जुताई के समय ही अथवा रोपण से पहले खेत में मिला देते हैं। शेष मात्रा जो हमारी नत्रजन की बचती है, उसको हम 25 से 30 दिन तथा 40 से 45 दिन की अवस्था पर 2 बराबर भागों में बांट करके इस समय खेत में छिड़काव के रूप में देते हैं। इस प्रकार से अगर हम उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी उपज अच्छी होगी। जहां तक उन्नतशील प्रजातियों की बात है, उसमें प्रमुख रूप से काशी विशेष टमाटर की जो आज़ाद टमाटर 1, आज़ाद टमाटर 2, आज़ाद टमाटर 5, आज़ाद टमाटर 6, काशी अनुपम, हिसार अरुण, अविनाश 2 आदि ऐसी प्रजातियां हैं जिनको आसानी से बाजार में प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों,
जिनका भी समय से आपको बीज मिल जाए, उनकी आप 1 माह पूर्व, रोपण से 1 माह पूर्व नर्सरी डाल करके जब टमाटर के पौधे 4 से 5 पत्तियों अथवा 1 माह के हो जाएं तो इनको हम मुख्य खेत से उखाड़ कर, नर्सरी से उखाड़ करके मुख्य खेत में रोपण कर देते हैं। इस प्रकार से अगर हम बुआई की और रोपाई की विधि की बात करते हैं तो इसमें जो सीमित बढ़वार वाली प्रजातियां हैं उनकी कम दूरी रखते हुए हम 50x50 अथवा 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रोपण करते हैं, तथा जो असीमित बढ़वार वाली प्रजातियां हैं उनको 50x60 सेंटीमीटर तथा अथवा 50x75 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रोपित करते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। फसलों को जानवरों से बचाने हेतु सोलर फेंसिंग यंत्र पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रायः देखा जाता है कि जंगली जानवर एवं पालतू पशुओं द्वारा फसलों को काफी नुकसान किया जाता है, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस उपाय ना होने के कारण किसान हमेशा परेशान रहते थे। लेकिन अब आप सोलर फेंसिंग के द्वारा जंगली जानवर एवं पालतू पशुओं से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। आज के समय में किसान भाई खेती की ओर से मुख मोड़ने लगे हैं, जो कि खेती की लागत बढ़ती जा रही है एवं मुनाफा घटता जा रहा है। ऐसी ही समस्या जो कि सबसे बड़ी उभर कर किसान भाइयों के सामने आने लगी है, वो जंगली जानवर और आवारा पशुओं से बहुत परेशान है, जो कि किसान की महीनों की मेहनत एक ही दिन में चौपट कर देते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कई प्रकार से कोशिश की गई है, जो कि नाकाम सिद्ध हुई है। ऐसी ही समस्या में मेरे यहाँ सभी प्रकार के चौपाई जंगली जानवरों की समस्या का समाधान हो गया है, जो कि किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। पल्स मशीन 12 वोल्ट की बैटरी से चलाने वाली एक ऐसी मशीन है जो खेतों के चारों ओर लगी तार बाड़ी में एक प्रकार की तरंग प्रभावित करती है, जिससे जानवर आदि को झटका तो आता है किंतु किसी प्रकार की हानि नहीं होती। किसान भाइयों, ये तार बाड़ है और ये इंसुलेटर है और ये पोल है। इसमें बोल्ट लगा के या इत्यादि है तार लगा के, इसमें बोल्ट लगा के और फिर तार की वाइंडिंग की जाती है इससे। ये पल्स मशीन है जो कि 12 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट होती है और ये ऐसे चलती है। यहाँ से ऑन ऑफ का है ये सिस्टम, ये मैन का है। ये ऐसे फ्लक्चुएशन करती है जिससे कोई जानवर ना चिपके इसको। और ये बैटरी लेवल का होता है मीटर, जिससे बैटरी आपकी कितनी चार्ज है, कितनी डिस्चार्ज हो रही है, ये पता लगता है। और ये जो रेड पत्ती है ये फ्यूज बैलून की है, जिससे आपका कोई फ्यूज उड़ गया तो फ्यूज उड़ने पे ये लाल बत्ती जल जाती है और ओके होने पे फिर ये फ्यूज लगाने पे फिर ऑन हो जाती है। इसे सोलर पैनल से भी ऑपरेट किया जाता है और ये बैटरी पे कनेक्ट करके सोलर पैनल इससे चलती है, बैटरी से ये, और सोलर पैनल से भी चल सकती है। ये जो जंगली जानवरों से बचाव के लिए जो है ये मशीन, ये हमारे किसानों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ आई, क्योंकि हमारे जितने भी किसान हैं वे जंगली जानवरों से बहुत परेशान। उसके लिए सबसे अच्छी ये मशीन है। बाकी आप इस तरह की मशीन को यदि लगाएंगे तो उससे जंगली जानवर भी मरेंगे नहीं और उससे अपनी फसल जो है हम पैदा कर सकते हैं। अभी हमारे किसान भाई जो पहले अपने यहाँ पैदा करते थे, उनको भी आज इन जंगली जानवरों से छुटकारा दिलाने के लिए जो है बाज़ार से ही अपने सब्जियाँ और बीज, जो दलहन की दाल वगैरह जो फसलें हैं वे खरीदनी पड़ रही हैं। तो
ये हमारे लिए नई मशीन आई है, लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें मरने का कोई चांस नहीं है, केवल झटका देती है। और यदि तार कोई टूट भी जाता है उसका, तो जब भी इसमें करंट रहता है, और ये जो है धीरे धीरे झटका देती रहती है बीच बीच में। जो और मशीनें थी जो बाहर से भी आई हुई हैं, विदेशों से भी, वे लगातार करंट छोड़ती हैं, उससे मरने के भी चांस रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करके अपने यहाँ पर करें, जिससे हम अपने देश के लिए भी ज़्यादा अन्न उत्पन्न कर सकें। और हमारा किसान भाई जो आज की तारीख में इससे परेशान होकर जो है फसल नहीं कर पा रहा है और फ़ायदा नहीं ले पा रहा है, इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जीरो जुताई यंत्र से गेहूं की बुआई के लाभ और बुआई की तकनीक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। धान कटाई के बाद गेहूं की देर से बुआई के कारण गेहूं की उपज में काफी गिरावट हो जाती है। इसीलिए धान गेहूं फसल चक्र में अगर गेहूं की बुआई जीरो टिलेज मशीन से करते हैं तो आप समय के साथ साथ लागत को भी बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक हरिकिशोर मंडल से कि जीरो टिलेज तकनीक आखिर है क्या। किसान भाइयों, अगर जीरो टिलेज यंत्र के द्वारा हम अगर गेहूं की खेती करते हैं तो इससे आप 25 से 300 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई में बचत कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इन जीरो टिलेज यंत्र के द्वारा जब हम खेतों में लगाते हैं तो पंक्ति से पौधे को लगाते हैं। और जीरो टिलेज यंत्र जो है या इसमें आप ट्रैक्टर चालित जो होता है 9 फार का और 11 फार का होता है। इसमें एक खाने में बीज डालते हैं और दूसरे खाने में जो उर्वरक गेहूं में डालते हैं वह इसमें मिला के डालते हैं। इसमें सभी फाल के नीचे एक पाइप लगी होती है और नीचे एक चक्का लगा रहता है, जिसके द्वारा इसको हम खेतों में ले जाने से पूर्व इसको कैलिब्रेशन कर लेते हैं कि ये प्रति एकड़ जो और प्रति हेक्टेयर जो बीज की मात्रा जो डालनी है और उर्वरक की मात्रा डालनी है, या ज़मीन पे ही शक्ति चक्र को चला के इसको एडजस्ट कर लेते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की लगाने के लिए या एक किसानों के लिए जीरो टिलेज यंत्र एक वरदान है और बिहार सरकार या भारत सरकार के द्वारा इस पे 30,000 प्रति इकाई के दर से अनुदान भी है। किसान भाइयों, इस यंत्र के द्वारा गेहूं में जैसे कि आप धान की कटनी कर लेते हैं, धान के कटनी के बाद जो आपके खेतों को तैयार करने में 20 से 25 दिन का समय लगता है, वह समय की इसके बचत हो जाती है। और ऐसे खेतों में जो ऊंचे नीचे हैं उस खेतों के लिए ये यंत्र उपयोगी नहीं है। खेत समतल होना चाहिए। और धान की आप जब भी कटाई करें, जिन खेतों में जीरो टिलेज यंत्र से हमको बुआई करना होता है, उसको हम जो पौधे होते हैं उसको जड़ से 6 इंच ऊपर छोड़कर धान की कटाई कर लेते हैं। धान की कटाई के उपरांत सबसे पहले है कि समय पे बुआई के लिए जो किस्में हैं HP 1761, 1733, HD 2733, 2824, PBW 343 के 9101 आदि किस्मों का चयन कर लेते हैं और प्रति हेक्टेयर की दर से 100 केजी बीज की आवश्यकता होती है। उनको लेके 2 ग्राम प्रति केजी के दर से
हम बीज को अच्छी तरह से उपचारित कर लेते हैं। उपचारित करने के उपरांत हम जो जीरो टिलेज यंत्र लगाए हुए हैं उसमें एक खाने में हम गेहूं डाल देते हैं और दूसरे खाने में जो फर्टिलाइज़र है हमारा, जैसे कि गेहूं के लिए 120 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है, 60 केजी फास्फोरस एवं 40 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। इसमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा थोड़ा थोड़ा उस दोनों खाने में बीज की आवश्यकता अनुसार जो खाने बने हैं उसमें डाल देते हैं और ट्रैक्टर जब चालू हो जाता है चलाते हैं। ये समान कंट्री के तरह नहीं, धीरे धीरे इसको हम चलाते जाते हैं और यह भी ध्यान रखते हैं कि चलते समय इसमें जो पाइप प्लास्टिक लगी रहती है उसके द्वारा समान रूप से बीज गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। अगर नहीं गिर रहा है तो यह भी ध्यान रखना है, उसको बार बार उसको ठोकर लगाते रहना चाहिए जिससे कि समान मात्रा में बीज गिरते रहे। इसके द्वारा जो होता है हमारे धान के खेतों में पंक्ति में गेहूं की बुआई होती है और जुताई नहीं करना पड़ता है, सीधे खेतों में हम इसकी बुआई करते हैं जिससे खरपतवार की मात्रा भी कम निकलती है। और यह बीज के जस्ट पीछे जो उर्वरक गिरता है इसके तो पर्याप्त मात्रा से पौधे उर्वरक का ग्रहण करते हैं और इस पौधे में अच्छी वृद्धि विकास होती है। इस यंत्र के द्वारा बुआई करते हैं तो किसानों को समय पे बुआई होती है और समय प्रतिदिन जैसे ही समय से आप बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला बलरामपुर के जय आनंद यादव ने। आपने फसलों को रोग मुक्त रखने हेतु बीज उपचार की तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीजों के परिवर्धन से क्या तात्पर्य है। बीजों के परिवर्धन से तात्पर्य ये है कि हम अपने बीजों की क्षमता को कैसे बढ़ाएं कि वो अच्छा जमाव और अच्छे पौधे दें। और दूसरी चीज़ ये कि बीजों का परिवर्धन हम इसलिए भी करते हैं कि जो बीज हम पैदा कर रहे हैं अपनी खेती में उसको सुरक्षित रख सकें, जिससे वो रोग से कीड़ों से बचा रहे और वो अगले सीजन में जब हम उसकी बुआई करें तो अच्छा जमाव, अच्छे पौधे दे। बीजों का परिवर्धन करने के लिए तीन मुख्य विधियां हैं। पहली विधि है बीजों का प्रारंभन, दूसरी विधि है बीजों का विलेपीकरण, तीसरी विधि है बीजों का गुटिकायन। बीजों के प्रारंभन से मतलब ये होता है कि बीजों को जब हम किसी द्रव में, किसी सलूशन में, घोल में हम उनको डुबोते हैं और उनको डुबो करके किसी अवधि के लिए उन्हें छोड़ देते हैं और उसके बाद उनको निकाल करके छाया में सुखवा करके और बुआई करते हैं, तो उससे हमको उनके जमाव में लाभ मिलता है। इस कार्य को करने के लिए हम सादा जल भी प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हम बहुत से ऐसे रसायन हैं जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और भी बहुत से रसायन हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। उनका 0.2% से 0.3% तक का घोल तैयार करते हैं पानी के साथ और उसमें बीजों को 8 से 10 घंटे तक डुबोते हैं। 8-10 घंटे बीजों को डुबोने के बाद फिर उनको बाहर निकालते हैं और उन बीजों को साया में सुखाते हैं और इतना सुखाते हैं कि वो अपना जो पहले उनमें नमी थी उस स्तर पर ले आते हैं और फिर हम बीजों को रख लेते हैं। उनकी या तो तुरंत बुआई कर सकते हैं या कुछ दिन बाद भी बुआई कर सकते हैं। ऐसे बीज जिनमें प्रारंभन किया गया होता है उनमें जमाव प्रतिशत
ऐसा पाया गया है प्रयोगों के द्वारा कि उनमें जमाव प्रतिशत कम से कम 10 से 15% तक बढ़ जाता है। यह चीज़ धान के केस में भी है, गेहूं के केस में भी है। जो हमारी दलहनी फसलें हैं जैसे अरहर है, मूंग है, चना है, उड़द है, इसमें भी कर सकते हैं आप। जो दलहनी फसलें हैं जैसे सरसों है, उसमें भी आप यह प्रक्रिया कर सकते हैं। तो बीज प्रारंभन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने घर के जो बीज हैं उन बीजों को बीज प्रारंभन की क्रिया करके उसमें 10 से 15% अधिक जमाव ले सकते हैं। दूसरी चीज जो आती है बीज परिवर्धन के लिए वो होती है बीज का विलेपीकरण। बीज का विलेपीकरण मुख्यतः इसलिए करते हैं कि हम बीज को रोगों से और कीड़ों से बचा सकें। तो दोनों चीज़ों के लिए हम बीजों का विलेपीकरण करते हैं। बीजों का विलेपीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि विलेपीकरण करने के लिए हमारे पास एक ऐसा तत्व होना चाहिए जो बीज की जो त्वचा है, मतलब उसका सरफेस है, उसके ऊपर चिपकाने का पदार्थ होना चाहिए, चिपकने वाला पदार्थ होना चाहिए। वो पदार्थ ऐसा होना चाहिए केमिकली इनर्ट, जो कि बीज के साथ कोई क्रिया न कर सके। तो उसके लिए हमारे पास तमाम से पॉलीकोट, पॉलीलॉक करके रसायन आते हैं। और अगर कुछ भी न मिले तो जैसा कि प्रैक्टिस की जाती है राइजोबियम कल्चर बनाने के लिए, पीएसबी कल्चर बनाने के लिए, कि गुड़ या चीनी की चाशनी बना करके उसको ठंडा करके फिर उसमें कल्चर को मिला करके डाल करके मिलाते हैं और फिर बीज को उसमें डाल करके उसके ऊपर हाथ से दस्ताना पहन करके मसल देते हैं और वो कल्चर चढ़ जाता है। तो वो भी एक बीज विलेपीकरण की प्रक्रिया है। इसी तरीके से जैसे आप राइजोबियम कल्चर का विलेपीकरण करते हैं, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का विलेपीकरण करते हैं, उसी तरीके से हमारे पास बहुत से केमिकल हैं जिसमें फफूंदनाशक दवाएं जैसे थायरम है, कैप्टान है। कीटनाशकों में बहुत से इस तरीके से कीटनाशक हैं जो पाउडर के फॉर्म में आते हैं, बहुत से कीटनाशक हैं जो कि द्रव के फॉर्म में आते हैं। तो उनकी अलग अलग मात्राएं हैं। जैसे पाउडर के फॉर्म में है तो वो लगभग 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से, अगर द्रव हैं तो 2 से 2.5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से वो जो चिपकने वाला पदार्थ है उसके साथ मिला करके हम बीज के ऊपर चढ़ा देते हैं। अगर हमारे पास मशीन कोई नहीं है चढ़ाने के लिए तो हम हाथ में दस्ताना पहन करके और उसको बीज के ऊपर धीरे धीरे मसल करके चढ़ा देते हैं। और चढ़ाने के बाद फिर बीजों को किसी सायादार जगह पर अखबार के ऊपर या बोरों के ऊपर या सोखता पेपर के ऊपर उसको बिछा देते हैं। बीजों को छाया में ही सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको रख लेते हैं और फिर बुआई करते हैं। तीसरी प्रक्रिया जो मैंने बताया बीज गुटिकायन, ये थोड़ा एडवांस प्रक्रिया है जिसमें एक साथ बीज के साथ ही कई चीज़ें जब देनी हो, कीटनाशक भी देना हो, फफूंदनाशक भी देना हो, पोषक तत्व भी देना हो, तो हम बीज का गुटिकायन करते हैं। बीज के गुटिकायन में पहले हम बीज के ऊपर एक परत लगाते हैं चिपकने वाला पदार्थ, फिर हम मान लीजिए पहली परत फफूंदनाशक की कर दिए, फिर उसके बाद फिर एक फिलर मटेरियल लगाते हैं, फिलर मटेरियल लगाने के बाद फिर चिपकने वाला पदार्थ लगाते हैं और फिर कीटनाशक लगाते हैं। फिर कीटनाशक लगाने के बाद हम फिलर मटेरियल एक जो होता है आक्रिय तत्व उसको लगाते हैं, फिर हम कोई पोषक तत्व देना चाह रहे हैं तो उसको लगाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम एक ही साथ कई तत्व बीजों के साथ देना हो तो हम बीजों का गुटिकायन करते हैं। बीजों का गुटिकायन करने से उनका शेप भी, उनका आकार भी गोल हो जाता है, वो बड़े हो जाते हैं जिससे बुआई में आसानी होती है। तो लेकिन बीज के गुटिकायन के लिए एक अलग से मशीन आती है जिसको सीड कोटिंग एंड प्लेटिंग मशीन कहते हैं। अगर ये मशीन नहीं है तो ये हाथ से करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम जो है कंपनियों के भरोसे न रह करके यह काम स्वयं कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता है। ऐसा करने से हमको कोई भी बीज हम बुआई करने जा रहे हैं, चाहे वो धान का है, गेहूं का है, दलहनी फसल है, तिलहनी फसल है, तो अगर हम बीज का प्रारंभन कर देते हैं, बीज का विलेपीकरण कर देते हैं तो उससे हमको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। हमारी फसल में अच्छा जमाव होता है,
पौधे स्वस्थ होते हैं, और जब अच्छा जमाव होगा, पौधे स्वस्थ होंगे, तो निश्चित रूप से हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। जब फसल अच्छी होगी तो हमारा उपज भी बढ़ जाएगा, कोई भी फसल हो। तो मैं किसान भाइयों को यही परामर्श दूंगा कि अब आप जो है बीजों का प्रारंभन करना शुरू करें, बीजों का विलेपीकरण करना शुरू करें, जिससे स्वयं अपनी खेती को। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गुणवत्ता वाले अधिक पुष्प उत्पादन हेतु झरबेरा की फसल का प्रबंधन। स्ट्रॉबेरी की खेती पर एक किसान का अनुभव। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।